साल 1988। पंजाब का वह अंधेरा जहां मौत हवा में घुल चुकी थी। रात के ठीक 2 बजे थे। पंजाब के तरन तारण जिले की एक सुनसान सड़क पर धुंध धीरे धीरे फैल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे अंधेरे में कोई परछाई सांस ले रही हो। एक पुरानी बस सड़क पर रुकी हुई थी। उसकी हेडलाइट्स बंद थीं। अंदर बैठे लोग खामोश थे क्योंकि बस को आतंकियों ने रोक लिया था। 4 हथियारबंद लड़के बस के अंदर चढ़े। उम्र मुश्किल से 20-22 साल, लेकिन हाथों में AK-47 थी। आंखों में डर नहीं, सिर्फ नफरत। एक ने जोर से चिल्लाया, सब नीचे उतर। लोग कांपते हुए नीचे उतरने लगे। किसी ने अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया। कोई भगवान का नाम लेने लगा, कोई रो रहा था। फिर शुरू हुआ सवाल, नाम क्या है, कहां से आया है, धर्म क्या है। और जिनके जवाब उन्हें पसंद नहीं आए, कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रात का सन्नाटा चीखों से भर गया। कुछ लोग वहीं सड़क पर गिर गए। बाकी लोग सिर झुकाकर खड़े रहे, क्योंकि उस दौर में पंजाब में इंसान की जान की कीमत गोली से भी सस्ती हो चुकी थी। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं था, यह डर का राज था। एक ऐसा डर जिसने पूरे राज्य की आत्मा को कैद कर लिया था। दिन में दुकानें खुलती थीं, लेकिन जल्दी बंद हो जाती थीं। रात होते ही सड़कें खाली हो जाती। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते। लोग धीरे आवाज में बात करते, क्योंकि कौन किसके लिए खबर पहुंचा रहा है कोई नहीं जानता था। पुलिस वाले भी ड्यूटी पर जाते समय अपनी वर्दी बैग में छुपा कर ले जाते थे। कई अफसरों की लाशें सुबह नहरों के पास मिली थीं। कई नेताओं को घर के बाहर गोली मार दी गई थी। और सबसे खतरनाक बात, आतंकियों के पास सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, उनके पास लोगों के दिमाग में बैठा हुआ डर था। सरकार समझ चुकी थी कि सिर्फ गोलियों से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि दुश्मन जंगल में नहीं छुपा था, वो लोगों के बीच था। कायलों में, गुरुद्वारों में, व्यापारियों के बीच, राजनीति के अंदर, और कई बार पुलिस के अंदर भी। हर ऑपरेशन फेल हो रहा था। सेना जाती, लेकिन आतंकी पहले ही गायब हो जाते। छापे पड़ते, लेकिन हथियार कहीं और पहुंच चुके होते। मतलब साफ था, कहीं ना कहीं से खबर लीक हो रही थी। अब जरूरत थी ऐसे आदमी की जो बंदूक लेकर नहीं, दिमाग लेकर उनके बीच जाए और वहीं से उन्हें तोड़े। लेकिन यह मिशन मौत से खेलना था, क्योंकि अगर पहचान खुलती तो मौत आसान नहीं होती। आतंकियों के हाथ लगने के बाद इंसान जिंदा कम और मिसाल ज्यादा बनाया जाता था। ऐसे समय में दिल्ली के एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी। टेबल पर पंजाब का नक्शा फैला हुआ था। लाल निशान हर उस इलाके पर लगे थे जहां पिछले कुछ महीनों में हमला हुआ था। कमरे में बैठे अफसरों की आंखों में नींद नहीं थी, थकान थी, निराशा थी और डर भी। तभी कमरे के कोने में बैठा एक आदमी धीरे से बोला, अगर आप सच में इन्हें खत्म करना चाहते हैं तो किसी को इनके बीच जाना होगा। कमरा शांत हो गया। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वो आदमी था अजीत डोभाल। चेहरा शांत, आंखें स्थिर, आवाज बिल्कुल धीमी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा भरोसा था जैसे वो पहले ही फैसला कर चुका हो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? डोभाल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, जी सर। अगर पकड़े गए तो सरकार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। जी सर। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा।
जी सर। और मौत। अफसर कुछ सेकंड रुका। मौत बहुत दर्दनाक होगी। कमरे में बैठे कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब वह पीछे हट जाएगा, लेकिन अजीत डोभाल की आवाज नहीं बदली। सर, अगर हम डरकर बैठ गए तो पंजाब हमेशा जलता रहेगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद आदेश मिला, ऑपरेशन शुरू करो। लेकिन उसके साथ एक आखिरी लाइन भी बोली गई। यह मिशन कभी आधिकारिक तौर पर हुआ ही नहीं। उस दिन के बाद अजीत डोभाल दुनिया से गायब हो गए, कम से कम कागजों पर। अब वो न सरकारी अफसर थे, न किसी एजेंसी का हिस्सा। उन्होंने अपनी पहचान मिटानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने बोलने का तरीका बदला। पंजाबी लहजे की महीनों प्रैक्टिस की गई। हर शब्द, हर उच्चारण, हर स्थानीय मुहावरा। फिर उन्होंने अपना पहनावा बदला। दाढ़ी बढ़ाई गई, पगड़ी बांधना सीखा गया, चलने का तरीका बदला गया, यहां तक कि खाने की आदतें भी। क्योंकि असली अंडरकवर एजेंट वही होता है जो सिर्फ दिखता नहीं, जीता भी वही जिंदगी है। उन्होंने अपने लिए एक नई पहचान बनाई, एक नया नाम, एक नया अतीत, एक नया कारोबार। अगर कोई पूछे कहां से आए हो तो जवाब तैयार। अगर पूछे घर में कौन कौन है तो जवाब तैयार। अगर कोई अचानक पुराने गांव का नाम पूछ ले तो उसका भी जवाब तैयार। क्योंकि वहां एक छोटी गलती मौत बन सकती थी। उन दिनों आतंकवादी सिर्फ बंदूक से नहीं पहचानते थे, वो इंसान की आंखें पढ़ते थे, हाथों की हरकत देखते थे, बोलने के बीच का डर महसूस करते थे। अगर उन्हें जरा भी शक होता तो आदमी गायब हो जाता, हमेशा के लिए। कई हफ्तों की तैयारी के बाद एक रात अजीत डोभाल पंजाब पहुंचे, लेकिन सरकारी गाड़ी में नहीं। ना कोई सुरक्षा, ना कोई पुलिस एस्कॉर्ट, बस एक साधारण इंसान की तरह। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में वो व्यापारी बनकर बाजारों में घूमते, लोगों से बातें करते, चाय की दुकानों पर बैठते और धीरे धीरे इलाके की नसें समझने लगे। कौन किससे डरता है, कौन किसके लिए काम करता है, किस गांव में किसका प्रभाव है, किस गुरुद्वारे में रात को कौन आता है, कौन दुकानदार आतंकियों को राशन देता है, कौन ट्रक ड्राइवर हथियार पहुंचाता है। हर छोटी जानकारी उनके दिमाग में जमा होती जा रही थी। लेकिन असली खतरा अब भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। उन्हें आतंकियों के सबसे अंदरूनी घेरे तक पहुंचना था, और वहां पहुंचने के लिए उन्हें पहले डर की दीवार तोड़नी थी। एक शाम सूरज डूब चुका था, आसमान लाल हो रहा था। डोभाल एक ऐसे इलाके की तरफ बढ़ रहे थे जहां पुलिस जाने से पहले 10 बार सोचती थी। सड़क लगभग खाली थी। कुछ घरों की खिड़कियां हल्का सा खुलती, फिर तुरंत बंद हो जाती। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई दिखना नहीं चाहता था। डोभाल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी सामने से 4 लड़के आए। सभी के हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने बंदूक सीधा उनकी छाती पर तान दी। कौन है तू? आवाज में सीधा खतरा था। डोभाल रुके नहीं। उनकी आंखों में डर नहीं था। काम से आया हूं। दूसरा लड़का आगे आया। किसके काम से? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर डोभाल ने धीरे से कहा, तुमसे बड़े आदमी के। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह जवाब खतरनाक था, क्योंकि या तो सामने वाला सच में किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा था, या फिर मौत को बुला रहा था। एक लड़का अंदर गया, बाकी तीनों बंदूक ताने खड़े रहे।
कुछ मिनट बाद वह वापस आया। चल, उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर झूठ बोला ना तो कुत्तों को भी लाश नहीं मिलेगी। डोभाल बिना कुछ बोले उनके पीछे चल पड़े। उन्हें एक पुराने घर में ले जाया गया। बाहर से घर टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर का दृश्य अलग था। दीवारों के सहारे बंदूकें रखी थीं, गोला बारूद के बक्से पड़े थे। हर कोने में हथियार बंद लोग थे। कमरे के बीच में एक आदमी बैठा था, घनी दाढ़ी, तेज आंखें, चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसे लगता हो कि पूरा इलाका उसी का है। वो उस गुट का कमांडर था। उसका नाम सुनकर गांव खाली हो जाते थे। उसने डोभाल को ऊपर से नीचे तक देखा। सुना है तू मुझसे मिलना चाहता था। डोभाल सामने बैठ गए। ना डर, न जल्दबाजी, बस एक शांत चेहरा। नाम सुना था आपका, उन्होंने धीमे से कहा। सोचा दोस्ती कर लूं। कमरे में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन कमांडर नहीं हंसा। उसकी आंखें अभी भी डोभाल के चेहरे पर थीं। पुलिस वाला तो नहीं है? यह सवाल कमरे की हवा रोक देने के लिए काफी था। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर डोभाल मुस्कुराए। अगर पुलिस वाला होता तो यहां अकेला आने जितनी बेवकूफी नहीं करता। पहली बार कमांडर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आने वाले दिनों में डोभाल धीरे धीरे उनके बीच जगह बनाने लगे। वो उनके साथ बैठते, खाना खाते, रात देर तक बातें करते। कभी राजनीति, कभी धर्म, कभी सरकार के खिलाफ गुस्सा। वो सुनते ज्यादा थे, बोलते कम, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि बोलने वाला जानकारी देता है, सुनने वाला जानकारी इकट्ठा करता है। धीरे धीरे आतंकियों का भरोसा बढ़ने लगा। उन्हें लगा यह आदमी उनका अपना है। लेकिन उसी दौरान डोभाल हर चीज नोट कर रहे थे। किस रात कौन आता है, कौन किसे पैसे देता है, कौन सीमा पार से संपर्क में है, कौन नेता अंदर ही अंदर मदद कर रहा है, कौन पुलिस अधिकारी खबर पहुंचाता है। उनका दिमाग कैमरे की तरह काम कर रहा था। हर चेहरा, हर रास्ता, हर आवाज, सब रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन एक चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया। आतंकी बाहर से जितने मजबूत दिखते थे, अंदर से उतने टूटे हुए थे। हर गुट दूसरे से नफरत करता था। किसी को लगता दूसरे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, किसी को शक, हथियार छुपाए जा रहे हैं, किसी को डर कोई गद्दारी कर देगा। मतलब उनका सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस नहीं थी, उनका सबसे बड़ा दुश्मन था शक। और अजीत डोभाल समझ गए यही उनकी सबसे खतरनाक कमजोरी है। उस दिन से उन्होंने गोली नहीं चलाई, उन्होंने दिमाग चलाना शुरू किया। एक दिन वो एक गुट के लड़कों के साथ बैठे थे। उन्होंने ऐसे ही कैजुअली कहा, सुना है ऊपर वाले लोग तुम्हें कम समझते हैं। लड़के तुरंत सतर्क हो गए। किसने कहा? डोभाल ने कंधे उचकाए। नाम मत पूछो, लेकिन बातें अच्छी नहीं चल रही। बस इतना काफी था। दूसरी तरफ वो दूसरे गुट से कहते, तुम्हारे हिस्से का माल कहीं और जा रहा है। तीसरे से कहते, सावधान रहना, तुम्हारे आदमी ही तुम्हें हटाना चाहते हैं। धीरे धीरे जहर फैलने लगा। पहले छोटी बहसें हुईं, फिर गालियां, फिर हाथापाई, और एक रात गोलियां चल गईं। जो लोग कल तक साथ बैठते थे, आज एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़े थे। कमांडर चिल्ला रहा था, कौन गद्दार है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अब हर आदमी दूसरे पर शक कर रहा था। और यह पूरा खेल चला रहा था एक ऐसा इंसान जिसने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई थी,
लेकिन अंडरकवर जिंदगी सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होती। वहां हर दिन मौत आपके साथ चलती है। एक रात डोभाल एक कमरे में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। अचानक उन्होंने देखा, दो लोग उन्हें देखकर चुप हो गए, फिर धीरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद तीसरा आदमी आया। उसने भी अजीब नजरों से देखा। डोभाल समझ गए, कुछ बदल रहा है। अगले दिन माहौल और अजीब था। जो लड़के पहले हंसते थे आज नजरें चुरा रहे थे। फुसफुसाहट बढ़ गई थी। कमांडर ने अचानक उन्हें बुलाया। कमरे में घुसते ही डोभाल ने महसूस किया, आज हवा अलग है। कमांडर की आंखों में शक था। उसने धीरे से पूछा, तेरे आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। डोभाल शांत रहे। मैं नया हूं, तुम्हारे झगड़े पुराने होंगे। कमांडर कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर आगे झुककर बोला, अगर तू झूठा निकला ना तो मौत भी छोटी सजा होगी। उस रात डोभाल सोए नहीं। उन्हें एहसास हो चुका था, उनकी पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। किसी ने शायद जानकारी लीक कर दी थी। अब वो शिकारी नहीं रहे, अब वो शिकार थे। लेकिन सबसे खतरनाक हालात में भी उनका दिमाग शांत था। उन्होंने एक छोटा संदेश बाहर पहुंचाया, अगर वापस ना लौटूं तो परिवार का ख्याल रखना। उस संदेश में डर नहीं था, सिर्फ तैयारी थी। उन्हें पता था शायद अगली सुबह वो जिंदा ना हो। लेकिन उसी रात उन्होंने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। कमांडर फिर उनके सामने बैठा था। कमरे में बंदूकधारी खड़े थे। डोभाल ने धीरे से कहा, मुझे मारने से पहले एक बात जान लो। कमांडर रुका। तुम्हारे लोगों में ही कोई तुम्हें खत्म करना चाहता है। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। डोभाल आगे बोले, उसी ने मुझे यहां बुलाया, उसी ने मेरी असली पहचान बताई। यह झूठ था, पूरा झूठ। लेकिन सबसे खतरनाक झूठ वही होता है जो पहले से मौजूद डर को छू ले। और यहां शक पहले से मौजूद था, अब वह आग बन चुका था। कमांडर अपने ही लोगों को घूरने लगा। किसी ने नजरें झुका ली, किसी ने तुरंत सफाई दी, किसी ने दूसरे का नाम लिया। कुछ मिनटों में पूरा कमरा टूट चुका था। और उसी अफरा तफरी में डोभाल ने मौका देखा। रात गहरी हो चुकी थी। पहरेदारों का ध्यान बंट चुका था। डोभाल धीरे से उठे, जूते हाथ में लिए, सांस रोके। एक दरवाजा पार किया, फिर दूसरा, फिर अंधेरे में निकल गए। कुछ सेकंड बाद पीछे से आवाज आई। वो भाग गया और फिर गोलियां चलने लगीं। डोभाल खेतों की तरफ भागे। चारों तरफ अंधेरा था, कीचड़ था, कांटे थे। लेकिन पीछे मौत थी और आगे उम्मीद। गोलियां उनके पास से गुजर रही थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो चुकी थी। उन्होंने बिना रुके दौड़ना जारी रखा। कभी खेतों में झुककर, कभी नालों के अंदर छुपकर, कभी पेड़ों के पीछे सांस रोककर। घंटों तक वो चलते रहे। पैरों से खून निकल रहा था, गला सूख चुका था। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, वह जानकारी। अगर वह बाहर पहुंच गई तो पूरा नेटवर्क टूट सकता था। सुबह होने से पहले आखिरकार वो एक सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचे। दरवाजा खुला। अंदर उनके साथी खड़े थे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी थका हुआ था, घायल था, लेकिन जिंदा था। डोभाल ने अपनी कमीज के अंदर हाथ डाला और एक छोटी डायरी बाहर निकाली। उस डायरी में सिर्फ नाम नहीं थे, पूरे नेटवर्क की नसें थीं, हथियारों के रास्ते, पैसों के लिंक,
सप्लायर्स, छुपने के ठिकाने, मदद करने वाले लोग उन्होंने डायरी टेबल पर रखी और सिर्फ इतना कहा, अब इनका खेल खत्म करो। उसके बाद जो हुआ वह पंजाब के आतंकवाद के इतिहास में बड़ा मोड़ साबित हुआ। अगली सुबह कई जिलों में एक साथ छापे पड़े, दरवाजे तोड़े गए, हथियार बरामद हुए, संदिग्ध पकड़े गए, कई गुप्त ठिकाने खत्म कर दिए गए। आतंकी समझ ही नहीं पाए कि उनकी पूरी दुनिया अचानक कैसे उजड़ गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके अपने कमांडरों पर ही शक शुरू हो गया, क्योंकि डोभाल सिर्फ जानकारी लेकर नहीं निकले थे, वो उनके बीच अविश्वास का जहर छोड़ गए थे। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, और जिस संगठन में भरोसा खत्म हो जाए वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। पूछताछ के दौरान पकड़े गए एक आतंकी ने सिर्फ एक बात कही, वो आदमी हमारे बीच रहकर हमें तोड़ गया। धीरे धीरे पंजाब बदलने लगा। रात में बाजार खुलने लगे, लोगों ने फिर से शादी ब्याह में जाना शुरू किया, स्कूलों में बच्चे लौटने लगे, बसों में लोग डर के बिना सफर करने लगे। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार लोगों को लगा शायद यह अंधेरा खत्म हो सकता है। और इस पूरी लड़ाई में सबसे खतरनाक हथियार ना बंदूक थी, ना बम, सबसे खतरनाक हथियार था एक इंसान का दिमाग, अजीत डोभाल का दिमाग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे मिशन सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ते, वे इंसान के अंदर भी जख्म छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, महीनों तक ऐसे लोगों के बीच रहना जो हर दिन किसी की हत्या करते हों, हर पल डर कि कहीं कोई आपकी आंखों में सच ना पढ़ ले, हर रात यह सोचकर सोना कि शायद सुबह ना उठें। अंडरकवर एजेंट की जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती, वह अकेली होती है, बहुत अकेली। आप अपने असली नाम से बात नहीं कर सकते, अपने परिवार को फोन नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते कि आप कौन हैं। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे आप खुद भूलने लगते हैं कि आपका असली चेहरा कौन सा है। कई बार डोभाल घंटों आईने के सामने बैठते, अपनी नकली पहचान को दोहराते, क्योंकि अंडरकवर मिशन में सिर्फ दूसरों को धोखा देना जरूरी नहीं होता, खुद को भी विश्वास दिलाना पड़ता है। उन दिनों उनके पास हर समय एक छोटी पिस्तौल रहती थी, लेकिन वह जानते थे अगर कभी असली मुठभेड़ हुई तो वह हथियार उन्हें नहीं बचा पाएगा। उनकी असली सुरक्षा थी उनकी सोच, उनकी शांत आंखें, उनका आत्मविश्वास, क्योंकि अपराधी सबसे पहले डर पहचानता है, और डोभाल ने कभी उन्हें अपना डर देखने नहीं दिया। एक बार एक आतंकी ने मजाक में उनसे पूछा था, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? डोभाल हंस पड़े थे। पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी, मैं तो तुम्हारा आदमी हूं। कमरे में सब हंसे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सामने बैठा इंसान उसी सिस्टम का हिस्सा है जिसे खत्म करने की कसम वे खाते थे। यही असली अंडरकवर युद्ध होता है, जहां गोली से पहले दिमाग चलता है, जहां जीतने वाला वह नहीं जो ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वह जो ज्यादा देर तक शांत रह सके। पंजाब के उस दौर ने भारत को एक बड़ी सीख दी। आतंकवाद सिर्फ बंदूक से पैदा नहीं होता, वह डर से पैदा होता है, और जब लोग डरना छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा आतंकी भी कमजोर पड़ जाता है। अजीत डोभाल ने सिर्फ जानकारी नहीं जुटाई थी, उन्होंने आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया था, उनका मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। उन्होंने उनके बीच शक बो दिया, और जब शक अंदर घुसता है तो संगठन खुद को खुद खत्म करने लगता है। इसलिए कई खुफिया विशेषज्ञ कहते हैं, सबसे सफल युद्ध वह होता है
जो बिना युद्ध के जीत लिया जाए। डोभाल ने यही किया था। उन्होंने गोली से ज्यादा खतरनाक चीज इस्तेमाल की थी, मानव मनोविज्ञान। आज जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो उन्हें एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि उस शांत चेहरे के पीछे कितनी रातें छुपी हैं, जहां हर सांस मौत के साथ ली गई थी। पंजाब का वह अंधेरा दौर इतिहास बन चुका है, लेकिन उस दौर में खेले गए कुछ खेल आज भी खुफिया दुनिया में उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि वहां एक आदमी ने साबित किया था, अगर दिमाग शांत हो तो अकेला इंसान भी पूरे नेटवर्क को तोड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि उस मिशन की असली कहानी आज भी आधी फाइलों में बंद है और आधी लोगों की कल्पनाओं में जिंदा। लेकिन एक बात तय है, उस दौर में जब पंजाब डर से कांप रहा था, एक आदमी दुश्मन के बीच बैठा था, अकेला, शांत, और इंतजार कर रहा था सही चाल का। क्योंकि कभी कभी इतिहास बंदूक से नहीं बदलता, इतिहास बदलता है एक ऐसे दिमाग से जो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और उस रात पंजाब के अंधेरे में वह दिमाग था अजीत डोभाल।